नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको सीटेट में कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन विंडो खुल गया है, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जो भी आपको करना हो, सेंटर बदलना हो या और भी जो भी आपकी दिक्कत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो उसको सब आप जल्द से जल्द सही कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक ही मौका मिलेगा, उसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण टॉपिक को। यहाँ से आपको पेपर में बार बार प्रश्न मिलते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक बात और, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के अंतर्गत कल एनसीईआरटी हिस्ट्री की मैराथन क्लास आएगी। तो वह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। या कोशिश करूँगा या तो क्लास अभी शाम को ही अपलोड कर दूँ, अगर अभी अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं कल मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ मिल जाएगा हिस्ट्री में 6, 7, 8 पूरा। तो उस सेशन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से बनता है थ्रेसिंग या घाई करना। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? तो थ्रेसिंग या घाई करना में क्या होता है, इसमें काटी गई फसलों को बीजों से, दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग करना, गहराई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीटकर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। तो थ्रेसिंग या घाई करना जो होता है, काटी गई फसल में बीजों, दानों और भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या घाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीटकर अनाज से बीज निकाल लिए जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। अगली विधि होती है निष्पावन विधि। तो इस विधि के उपयोग से हल्के भूसे के कणों को अनाज के बीज जैसे गेहूं, दाल आदि से अलग कर दिया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ जाते हैं या उड़ा दिए जाते हैं। तो निष्पावन जो विधि होती है, इस विधि में क्या उपयोग होता है, इसमें हल्के भूसी के कणों का अनाज के बीजों जैसे गेहूं, दाल आदि से अलग कर दिया जाना। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिए जाते हैं। इसको हम लोग निष्पावन विधि कहते हैं। चलिए पकाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग। मेथड्स ऑफ कुकिंग की बात की जाए तो पहला होता है भूनकर, उसके बाद उबालकर, तलकर, सेककर। तो कौन कौन सा होता है? भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। यह विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं पकाने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पहला भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। एक प्रश्न और बनता है रोटी पकाने की विधि क्या होती है, रोटी बनाने की विधि। तो यह भी प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। तो रोटी बनाने की जो विधि होती है, सबसे पहले आप लोग आटे में पानी डालते हैं, आटे को गूँथते हैं, तो गूँथने के बाद उसको बेलते हैं, बेलने के बाद तावे पे सेकते हैं। तो इस प्रकार से रोटी का भी प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। अगला पॉइंट बनता है यूपी। तो यूपी से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो यूपी में खाई जाती है। कचनार की जो फूल की सब्जी होती है यूपी में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। उसके बाद असम से बात की जाए तो असम में जब बात की जाए तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म होती है, जो बिहू त्यौहार पर बनाया जाता है। तो बोरा जो होता है वह असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म होती है, जो कि बिहू त्यौहार पे खाया जाता है। गोवा तथा कश्मीर की बात की जाए तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में खाया जाता है, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में। यह प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि गुजरात के प्रमुख खाद्य जो होता है ढोकला होता है, चटनी होते हैं, चटनी वाले चावल एवं मिठाई आदि होता है। तो गुजरात के प्रमुख खाद्यों में ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई आदि होते हैं। वहीं वलसाड स्टेशन की बात की जाए तो गुजरात में है। तो वलसाड स्टेशन कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। तो वलसाड स्टेशन गुजरात में है, यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। हांगकांग की बात की जाए
तो हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। तो हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की बात की जाए तो केरल की जब भी बात की जाए तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। वहीं केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में खाई जाती है। तो केले के फूलों की सब्ज़ी जो होती है वह केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली डोसा चावल। तो केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा व चावल खाया जाता है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल आदि खाया जाता है। केरल में टैपियोका से आपको कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो केरल में टैपियोका जो होती है ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा या कसावा भी कहा जाता है या साबूदाना टैपियोका से बनता है। तो केरल में जो टैपियोका चल रहा है ज़मीन के नीचे उगाया जाता है या एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा या कसावा भी कहा जाता है। साबूदाना टैपियोका से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब चांगथांग जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से भी आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। पश्मीना साल वगैरह इसी बकरी से मिलती है जो आपको देख रहे हैं चांगथांग। आइए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से यह बनता है, चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। तो चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है या 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसको आबादी कुल 5000 लोग हैं जो हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो का निर्माण जो होता है याक के बालों के पट्टियों से किया जाता है। तो चांगथांग पश्चिमी व उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार होता है यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति होती है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग होते हैं, हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग जो होते हैं वो अपने टेंट को रेबो कहते हैं। वहीं रेबो का जो निर्माण होता है याक के बालों की पट्टियों से किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चांगपा की जो भाषा होती है इसको चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगपा की भाषा में जो चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं जहाँ अपनी बकरी भेड़ को रखते हैं। तो रेबो अर्थात टेंट के पास की जो जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं यहाँ ये अपनी बकरी या भेड़ को रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर परिवार में अपने जानवर का एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने के लिए ले जाती हैं और लौट कर उन्हें दोबारा गिनती हैं। या लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई पर ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड फेमस पश्मीना शाल। तो यह जो शाल आपको दिख रही है फिगर में पश्मीना शाल है, इस बकरियों के बाल से बनाया जाता है। तो पश्मीना शाल जो होती है चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बाल से बनती है। तो पश्मीना शाल जो होती है वह चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बाल से बनती है। जिन बकरियों में से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर रहती है। तो जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है तो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर रहते हैं। ठंड में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंड में जो तापमान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट बना जाता है। इनसे कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। एक जो पश्मीना शाल होती है वह 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट बन जाता है जिससे कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देते हैं जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है।
इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह साल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन साल बनता है। एक पश्मीना साल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अबू धाबी के बारे में बात करते हैं। तो ये दिख रहा है फिगर में आपको, अबू धाबी है। एक प्रश्न पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, अबू धाबी की मुद्रा क्या होती है? अबू धाबी की मुद्रा बताइए आप लोग। तो अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाका होता है। तो अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी की जो मुद्रा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। दिरहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिरहम। अबू धाबी की भाषा क्या है? अरबी है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा होता है। तो यहाँ जो पानी होता है वह पेट्रोल से महंगा होता है। अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम। अबू धाबी की भाषा अरबी। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में देखते हैं। तो लेह सूखा समतल व ठंडा रेगिस्तान है। चांगथांग लद्दाख का एक भाग है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मैदानी सुनसान व पथरीला रास्ते हैं। तो लेह सूखा समतल व ठंडा रेगिस्तान है। चांगथांग लद्दाख का एक भाग है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मैदानी सुनसान व पथरीला होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान, यह रेतीला गर्म मरुस्थल है। सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है। खासी पहाड़ी भी बोलते हैं। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। जब भी आपसे प्रश्न में सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो लेह लद्दाख होगा, और सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो मासिनराम या मेघालय में होगा। ठीक, चलिए फिर आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तथा नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।